हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार छात्रों, आपके लिए एक बहुत अच्छी क्लास आज है, क्योंकि आपने इतिहास का एक लेसन पढ़ लिया और आपने भूगोल में पहला लेसन संसाधन और विकास भी खत्म कर लिया। आज नागरिक शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, पहला लेसन जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और यहां से मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। तो कितना जरूरी होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पावर शेयरिंग, इस सत्ता की साझेदारी को पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी अपने सारे फ्रेंड सर्कल में आप पूरा इसे शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पावर शेयरिंग होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सत्ता की साझेदारी, ठीक है। पावर, लोग कहते हैं भैया वो पावर में है ना, तो इसलिए बात आ रही है। बात वही है, राजनीति हमें समझनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि हम भले राजनीति में रुचि ले या न ले, लेकिन राजनीति हमारे में रुचि लेती है। पॉलिटिक्स, हम न चाहते हुए भी हम पॉलिटिक्स में घिर जाते हैं। तो पहले हमें ये आपको एक एक चीज समझना जरूरी है अपने देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, सत्ता के बारे में, सत्ता में रह रहे लोगों के बारे में। तो हर एक चीज हम सीखेंगे। तो सत्ता की साझेदारी, याद रहे कि आपके हर एक सेक्शन से 5 नंबर का एमसीक्यू, 4 नंबर का वर्णनात्मक 1 और 6 नंबर का आपका मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा क्या, 6 नंबर का वर्णनात्मक 2, यानी हर एक सेक्शन से 15 नंबर का आएगा। तो इन 15 नंबर को के लिए हम इसको देखेंगे, ठीक है। पहला कह रहा है कि लोकतंत्र की उचित कार्यप्रणाली के लिए राज्य के 3 अंगों, सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, ठीक है। सरकार के राज्य के, ठीक है, कार्यप्रणाली के 3 अंग कौन है? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। और सत्ता की साझेदारी का विचार अविभाजित राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय उभरा था, ठीक है। और लोकतंत्र किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की मांग करता है, लोकतंत्र किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की मांग करता है, यह समझने के लिए यहां बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी को समझाया गया है कि लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र तो आप समझते हो, ठीक है। जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर बेल्जियम में जिस तरीके से सत्ता बटी, श्रीलंका में जिस तरीके से सत्ता को बांटा गया, क्यों जरूरी हुआ, ये सारी चीजें हम आज क्लियर करेंगे, समझिएगा। बात आ रही है, देखिएगा, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी की हम बात करने जा रहे हैं। किसमें? बेल्जियम में सत्ता साझेदारी की। सुनिएगा, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी की शुरुआत समय था मेरे प्यारे बच्चों, यहां दिखे वो लोग डच और फ्रेंच समुदाय। बेल्जियम में ये 2 समुदाय के लोग रहा करते थे। 1950 और 60 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। चूंकि एक वर्ग फ्रेंच भाषा बोलता था, दूसरा वर्ग डच भाषा बोलता था, इसके कारण उनके बीच जो अब विभिन्नता आ रही थी, टकराव हो रहे थे, वो सामाजिक टकराव थे, ठीक है। और यह तनाव एक विशेष समस्या थी और जो ब्रुसेल्स में बहुत तेज थी। ब्रुसेल्स, ठीक है, जो बेल्जियम की राजधानी थी, ठीक है, यह बहुत ज्यादा थी। डच बोलने वाले समूहों की संख्या अधिक थी,
परंतु वे धन के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन वे बहुत धनी लोग नहीं थे, इस कारण वे कमजोर पड़ जाते थे। ठीक है, यानी पहले भी पैसा ही बोलता था, आज तो पैसा भरपूर बोलता है, पहले भी पैसा बोलता था। ठीक है, अब बेल्जियम में सामाजिक विविधता। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। बेल्जियम 1970 का समय था, 1993 का समय था, और जो बेल्जियम का जो संविधान पहले से बना था उसमें 4 संशोधन किए गए। इन संशोधनों में वर्णन इस प्रकार है। पहला, कि बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। पहली बात, यह आपसे पूछेगा कि बताइए बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे हुई। कि डच, यह तय किया गया कि जो केंद्र सरकार में जितने मंत्री होंगे उसमें मंत्रियों की संख्या, डच बोलने वाले और फ्रेंच भाषी बोलने वाले मंत्रियों की संख्या क्या होगी, बराबर बराबर होगी। अब विशेष कानून तभी बन पाएगा जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। अगर कोई नया कानून अगर देश में लाया जाता है, सुनिएगा बहुत स्पष्ट से, पहला तो था कि मंत्रियों की संख्या, दोनों भाषाओं के बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। दूसरा चीज कि अगर देश में कोई नया कानून, कोई नया नियम लगाया जाता है तो जब तक डच बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों का ज्यादा से ज्यादा वोट उस पक्ष में नहीं चला जाएगा तब तक वो कानून पारित नहीं किया जाए, वो नियम लगाया नहीं जाएगा। इस प्रकार कोई भी एक समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, अब वो चाहे कि हम जो चाहे कर लें, ये संभव नहीं था। अगर आप तभी कुछ कर सकते हो जब दूसरा पक्ष भी आपके साथ खड़ा हो। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। जो वहां की राज्य सरकार है वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों अर्थात राज्य सरकार को दे दी गई। केंद्र सरकार के अनेक जो पावर थे, ठीक है, वो जितने राज्य सरकार थे उनको बांट दिया गया कि आप इस क्षेत्र को आप ही से मतलब है, आप ही देखो। ठीक है, अब ब्रुसेल्स की बात हो रही है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों, फ्रेंच भाषी लोगों, डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। दोनों भाषा बोलने वाले नेताओं की संख्या दोनों में क्या रही, बराबर रही। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरी सरकार भी कार्य करती है। बेल्जियम में क्या है, एक सबसे बड़ी सरकार, जैसे हमारे यहां केंद्रीय सरकार क्या है, जहां सांसद जिस पार्टी के जितने ज्यादा सांसद चुने जाते उस पार्टी का मुखिया प्रधानमंत्री बनता है देश का। और फिर उसके बाद आती है राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस राज्य से जिस पार्टी के जितने ज्यादा विधायक चुने जाते हैं, ठीक है, उस पार्टी का एक हेड चुना जाता है जो राज्य का चीफ मिनिस्टर, सीएम यानी मुख्यमंत्री बनता है। जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश के देखा जाए, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बिहार का देखा जाए तो नीतीश कुमार जी हैं। मध्य प्रदेश का देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राजस्थान का देखा जाए तो हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हैं। तो ये आप क्या है, ये लोग विधायकों की बल संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हमारे पीएम एक ही है चारों राज्य के। ठीक है, क्या यानी जितने हमारे भारत देश में राज्य हैं, 28 राज्य और 8 गणराज्य, टोटल सबके पीएम एक ही है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो क्योंकि इनकी पार्टी के पास सांसदों की बल संख्या ज्यादा थी तो इनको हेड चुना गया, कि सांसदों का अध्यक्ष चुना गया और इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, अब
ध्यान दीजिएगा। अब तीसरी सरकार भी कार्य करती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। तीसरी एक सरकार और है जो बेल्जियम में काम करती है, जो जिसे किस नाम से जानते हैं, सामुदायिक सरकार। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है, अरे यार ये सामुदायिक सरकार क्या है? ठीक है, तो सामुदायिक मतलब समुदाय की सरकार, एक समाज विशेष की सरकार। तो सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच भाषा लोगों की एक अलग भी सरकार थी। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। अगर वो अपनी कम्युनिटी में, कम्युनिटी मतलब समुदाय, अगर वो अपने समुदाय में चाहे भाषा में जो परिवर्तन करना चाहे, अपनी संस्कृति को जो बढ़ावा देना चाहे, वो अपना करें, सरकार उनको बजट देगी। ठीक है, तो उनके लिए अलग से ही गठन था, बाकी पूरे को मिलाकर भी सरकार चलती थी। ठीक है, बेल्जियम मॉडल व्यवस्था अत्यधिक सफल रही। गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगाया तथा दो प्रमुख समुदायों और वंश के बीच नागरिक संघर्ष को होने से भी रोका। अगर यह रास्ता नहीं अपनाया गया होता तो क्या होता? ये पावर शेयरिंग अपना ली गई। ठीक है, और थोड़ी ऐसी ही कुछ पावर शेयरिंग अपनाई गई होती तो आज पाकिस्तान को हम लोग अलग नहीं होने दिए होते। आज पाकिस्तान अलग बन गया, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता, हमारा ही होता। ठीक है, तो ये यहां पर गृह युद्ध होने से बचा लिया गया, जिसके फलस्वरूप यह देश एकजुट बना रहा है। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया, तब जो है ब्रुसेल्स को, ठीक है, तब ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। ठीक है, सब जितने यूरोपीय देश थे सोचे कि हम लोग जो यूरोपीय यूनियन बनाएंगे, एक यूरोपीय यूनियन होना चाहिए हम लोगों का, सभी देशों का, लेकिन उसका जो मेन मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा, वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स होगी। इतना बेल्जियम मॉडल इतना ज्यादा फेमस हो गया। अब हम आ जाते हैं श्रीलंका पे। कहां पे? श्रीलंका में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आखिर श्रीलंका में क्या स्थिति पनपी, श्रीलंका किस तरीके से पावर शेयरिंग अपने को अपनाया। इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि हमें यह जानना जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं अगर ऐसे ही प्रिपरेशन करना, ऐसी एक बेहतरीन तैयारी करना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहले, ठीक है, आपको टॉप 100 बैच से जुड़ना होगा, जहां शुरू में आने वाले 100 छात्रों के लिए एक स्पेशल तैयारी मिलेगी पूरे साल भर। और ये तैयारी कैसे मिलेगी? मात्र 1499 रुपए पे करके, जो पूरे एक साल की फीस है, सभी विषयों की फीस है, सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फीस है। ठीक है, यहां अगर आप जुड़ते हो टॉप 100 बैच से तो डेली आपको लाइव क्लास होंगे, प्रैक्टिस सेट होगा, नोट्स होगा, ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर होंगे विद सॉल्यूशन, संडे टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। तो क्यों ना हम जुड़े, क्योंकि हमें भी तो टॉपर बनना है। तो ये काम आप करोगे, क्योंकि आज तक जितने टॉप 100 बैच के बच्चे जुड़े, अपने आप को 90 प्लस से तो नीचे लाए, इन्हें कितनों ने 95 का रिकॉर्ड बनाया, और ये रिकॉर्ड इस साल भी बनेंगे और आप उस रिकॉर्ड को तोड़ोगे भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए करना क्या है? आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सोहम क्लासेस एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे बैच से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कर देना है, और आप बैच से जुड़ के अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अब श्रीलंका मॉडल पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका मॉडल ध्यान दीजिएगा। यस, जैसा कि देख सकते हैं हमारे देश के नीचे छोटा सा लटका रहता है, नीचे श्रीलंका दिखता है नक्शे के नीचे। ठीक है, हमारे सबसे अंतिम दक्षिणी छोर का जो रास्ता है वो क्या कहलाता है? धनुषकोडी। देखेंगे एक रास्ता बनता हुआ वहां पर,
ठीक है, तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो लास्ट हमारा नेशनल हाईवे धनुषकोडी, उसके बाद समुद्र आ जाता है, फिर जाके श्रीलंका आता है। ठीक है, अब श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आइसलैंड है। आइसलैंड किसे कहते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, वह भूस्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो आइसलैंड हमारा मालदीव भी है जो एकदम और ज्यादा अंदर है समुद्र के। ठीक है, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुछ किलोमीटर की दूरी पर, तमिलनाडु से ज्यादा इसका नहीं है। मैंने बोला ना धनुषकोडी से थोड़ा सा अलग, लेकिन पानी है, कुछ दूर, कुछ किलोमीटर जाइए, उसके बाद आपका श्रीलंका आ जाएगा। इस देश का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है सिंहलियों का है। सबसे ज्यादा श्रीलंका में रहने वाले लोग कौन है? सिंहली समुदाय के हैं, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या का 74%। जितने लोग श्रीलंका में रहते हैं उसके लगभग समझ लो पौना, ठीक है, यानी 74% लोग जो है सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। श्रीलंका में दूसरे नंबर पे तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? तमिल समुदाय के लोग आते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब दो समुदाय यहां, दो भाषाएं यहां हो गए। एक भाषा हो गया हमारा कौन सा? एक भाषा हमारा कौन सा रहा मेरे प्यारे बच्चों? एक भाषा कौन सी रही? सिंहली। दूसरी भाषा तमिल। और जो कुल जनसंख्या का 18% है तमिल वहां पर। श्रीलंका की आबादी में जो 7% है, ठीक है, वह हिस्सा ईसाई लोगों का है। ये सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। वहां रहने वाले जो ईसाई हैं, ठीक है, दोनों भाषा बोलते हैं। अब श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह, एक एक वर्ड आप सुनिएगा। यहां जो वहां रहने वाले तमिल है वो भी दो प्रकार के हैं श्रीलंका में। ठीक है, कितने तमिल समूह हैं? 2। कौन? पहला श्रीलंकाई तमिल है। श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल का, श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को जो श्रीलंका में उनके दादा परदादा तक वहीं रहे हैं, ठीक है, और वो तमिल भाषा बोलते हैं, वो श्रीलंकाई तमिल कहलाते हैं। इनकी जनसंख्या उन तमिल जनसंख्या की 13% है तथा यह मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में, ठीक है, क्या करते हैं? निवास करते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। जो श्रीलंका में रहने वाले जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं वह बौद्ध धर्म को मानते हैं। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को मानते हैं। जबकि तमिल भाषी लोगों में, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनमें जो है कुछ हिंदू हैं और मुसलमान हैं। श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वह बौद्ध धर्म है। श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो क्या है? बौद्ध धर्म है। ओके, उसके बाद आता है नंबर भारतीय तमिल का। तो औपनिवेशिक शासनकाल के समय, औपनिवेशिक शासनकाल के समय कुछ तमिलों के वंशज यहां बागान मजदूरों के रूप में आए थे। जब उपनिवेश हो रहे थे, दूसरे देश में लोग जाकर अपना व्यापार कर रहे थे, उस समय के दौरान जो भारत के तमिल लोग थे वह बागान मजदूर बन के यहां आए थे और बाद में यहीं पर बस गए। हाँ, इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। ये कुल जनसंख्या के केवल 5% भाग पर है। जितने तमिल लोग हैं उन तमिलों के 5% हैं। और जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई हैं, जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हम जान गए श्रीलंका के बारे में। अगला जो प्रश्न उठता है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ध्यान दीजिएगा। तो बहुसंख्यकवाद से अर्थ है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यदि कोई भी समुदाय क्या है? बहुसंख्यक है, तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है।
ठीक है। बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? बहुसंख्यकवाद से मतलब है बहुसंख्या। तो कहने का अर्थ है कि यदि कहीं पर कोई भी समुदाय के लोग अगर बहुत ज्यादा संख्या में है तो वो अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है, और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। जो उनका मन, वो जो कम जनसंख्या में लोग हैं वो उनकी इच्छाओं को सुने या न सुने। वर्ष 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ 1947 में। श्रीलंका ठीक एक साल बाद, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। तब सिंहली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत, ठीक है, यानी अत्यधिक सदस्यों के कारण वर्चस्व स्थापित करना चाहा था। अब आता है 1956 में कानून पारित किया जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा कर श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया। सिंहली भाषा श्रीलंका की राजभाषा कब बनी? 1956 में, 1956 ईस्वी में। अब विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई कि जितने यूनिवर्सिटीज हैं, जितने गवर्नमेंटेड जॉब है, उनमें सिंहली भाषी वालों को ही, ठीक है, तवज्जो दिया जाए। नए संविधान में यह भी घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सरकार क्या करेगी? जो लोग बौद्ध धर्म मानने वाले होंगे उनको ही संरक्षण देगी। सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उनको लगने लगा कि अब ये लोग हमसे क्या है, दुराव बना रहे हैं, हम लोगों को अपना नहीं मान रहे हैं, ठीक है, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है, ये श्रीलंकाई तमिलों को लगने लगा। जिसके परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदायों के बीच क्या हो गए? तनावपूर्ण स्थिति बन गई। लोगों में अब टकराव की स्थिति आ गई। अब इस टकराव से निपटने के लिए क्या हुआ? एक एक बात जानना जरूरी है। यानी तमिल को भी एक आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अब संघर्ष होने लगा। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा घोषित किया। इन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए शिक्षा और रोजगारों में समान अवसरों की मांग की। ठीक है, कि हमें जो अधिकार सिंहलियों को दिया जाए उतना ही अधिकार हमारा भी होना चाहिए, हम भी इस देश के नागरिक हैं। परंतु इनकी मांग को अनदेखा कर दिया गया। वर्ष 1980 में लिट्टे यानी लाइब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे नामक संगठन बनाकर 1980 में लिट्टे बना, जिसका मतलब क्या था? लाइब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग की गई। उत्तर पूर्व में, यानी एक अलग हमें कर दीजिए, अब इस देश के दो टुकड़े अब करिए, यह मांग उठ गई। जिसके परिणाम स्वरूप दोनों समुदाय में पारस्परिक अविश्वास ने संघर्ष का रूप ले लिया। अब दोनों समुदाय के लोग एकदम अड़ गए और यह संघर्ष धीरे धीरे बढ़कर गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। हो गए पूरे लड़ाई झगड़े पूरा एकदम शुरू हो गए। संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? लड़ाई हुई। इससे हुआ क्या? क्या फायदा मिला? यही श्रीलंका जो कुछ समय पहले आपातकाल की स्थिति में आ गया था। गृह युद्ध में दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न हुई। गृह युद्ध से अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर शरणार्थी बन गए और उनका जीविका का साधन खत्म हो गया। उस देश, बहुत सारे लोग वो देश छोड़कर हट जाने लगे और उनकी जो रोजी रोटी थी वो सारी खत्म हो गई। दूसरे देश में जाकर हम भाग कर जाएंगे अगर, तो क्या करेंगे बिना वीजा का? कहीं पर नौकरी, भागे भागे चोरों की तरह रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी स्थिति बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये संघर्ष का परिणाम निकला। ठीक है, आ सकते हैं
सत्ता की साझेदारी हमने बात किया था, ठीक है, यहां तक आपका हो चुका है। संघर्ष का परिणाम क्या हुआ, तो अब यहां पर हम आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, हमें यही सब जानना है, ठीक है। चलिए, बाकी इसके पहले वाला सारा चीज हम लोग पढ़ लिए। ये आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम का कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में दो विभिन्न तर्क दिए जा सकते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में दो अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। पहला कि यह तर्क समझाता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं, ठीक है, यह तर्क समझाता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं और सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है। और सत्ता की साझेदारी क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभाव्यता को कम करती है, ठीक है। दूसरी बात, अब सुनो, सत्ता की साझेदारी क्यों हमें ये इसलिए अच्छी होती है कि जो सामाजिक समूह के बीच जो लड़ाई हो है, लोग एक दूसरे के बीच जो भेदभाव करते हैं, उस भेदभाव से क्या है, लोगों को तनाव जो है कम होता है। कब, जब पावर शेयरिंग को लगता है यार हमारे हक का भी कोई व्यक्ति है, हमारे भी लिए लड़ने वाला भी है। और जब एक ही समूह के व्यक्ति का अगर वहां पे सत्ता पे कब्जा होता है तो लोगों को डर सा लगने लगता है, ठीक है। अब यहां की सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का अच्छा माध्यम है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था की जो स्थिरता है उसको बनाए रखने का एक अच्छा साधन है। यानी अगर पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स एक नियंत्रित रूप में चलेगी, और पॉलिटिक्स में कहीं पर भी लड़ाई होने का नहीं तो पता चलेगा कि एक ही वर्ग का व्यक्ति बार बार नेता, दूसरा वर्ग बार बार उसे, मतलब बहुत सारी चीजें। तो राजनीतिक स्थिरता के लिए भी पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। बहुसंख्यक लोगों की इच्छाओं को अन्य लोगों पर थोपना, ठीक है, और अच्छा विकल्प हो सकता है, परंतु यह लंबे समय तक चलाए जाने पर राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है। जिस देश, मान लो जिस देश में एक ही समुदाय के लोग, एक ही धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं, वो अल्पसंख्यक लोगों पे शासन कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, चल रहा है, लेकिन काफी समय तक अगर वो उनकी इच्छाओं को दबाते जाएंगे तो ये क्या होता है, वो उस देश को क्या कर सकता है, जो राष्ट्रीय एकता होती है, जो देश की एकता होती है, वो कमजोर होती चली जाएगी। लोगों में क्या होगा, एक दूसरे के प्रति बैर की भावनाएं आ जाएंगी जो दूसरे समुदाय के लोग होंगे। तो सत्ता की साझेदारी ये है, जरूरी है। अगला कि बहुसंख्यकों का निम्न समुदाय पर उत्पीड़न, ठीक है, जो लोग ज्यादा संख्या में है, बहुसंख्यकवाद है क्या, आपको मैंने बताया कि जब एक ही समुदाय या धर्म के लोग जब बहुत काफी संख्या में होते हैं और वो अपने तरीके से सत्ता पे, ठीक है, अपना काम करते तो बहुसंख्यकवाद कहलाता है, ठीक है। बहुसंख्यकों का निम्न समुदाय पर उत्पीड़न उनके लिए न केवल ओके हो गया। अब यहां पर उनके लिए न केवल दमनकारी है बल्कि यह कभी कभी स्वयं बहुसंख्यक वर्ग के का नाश का कारण भी बन सकती है। अब ये तो हमारा, हमने पहला तर्क दिया कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम अगले बात करें कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, भाई आखिर क्यों पावर शेयरिंग हमें चाहिए, प्रश्न बार बार हमारे मन में उठ जाता है, पावर शेयरिंग क्यों चाहिए यार, क्यों। तो यह इस बात पर बल देता है, यह क्या करता है,
इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है। नैतिकता की अगर हम बात कर लें, हमारे अंदर की इंसानियत की बात कर लो ना, तो हम अपने इंसानियत की बात करेंगे तो सत्ता की साझेदारी का कार्य क्या होता है? मूल्यवान होता है। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया है? सत्ता की साझेदारी को। ठीक है, यह लोकतंत्र की आत्मा होती है। अगर जहां पे सत्ता की साझेदारी है वहां लोकतंत्र कायम है, बहुत अच्छे से कायम है। लोगों को आपस में या किसी अन्य से यह सलाह लेने का अधिकार है कि उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। एक वैध सरकार वह है जहां भागीदारी के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। एक सही सरकार, एक रियल गवर्नमेंट वही है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर हर एक नागरिक शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ जाए। तो कब होगा? जब सत्ता की साझेदारी उस देश में रहेगी, हर एक कम्युनिटी के लोगों का लीडरशिप होगा, प्रतिनिधित्व होगा, वो लगेगा उनको कि हमारे लिए भी, हमारे वर्ग को भी सुनने वाले लोग हैं। तो इससे क्या होगा? देश की एकता भी मजबूत होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम देखेंगे अगला, सत्ता की साझेदारी के जो रूप कौन कौन से हैं। सत्ता की साझेदारी किस किस रूपों में पाई जाती है? लिखा है यहां पर, लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोकतंत्र में लोग क्या होते हैं? संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से, लोग क्या करते हैं? स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से स्वयं शासन करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं शासन करते हैं। तथा प्रत्येक वर्ग जिसमें निम्न समुदाय भी शामिल है, तथा वह हर एक वर्ग जिसमें बड़ा से लेकर छोटे स्तर के लोग भी शामिल हैं, सार्वजनिक नीतियों को तय करने में शामिल होते हैं। यह नहीं कि कोई भी कानून लागू करे, कोई भी देश के प्रति कोई नया नियम लाए, उसमें एक ही वर्ग का मनमानी होगा, नहीं, हर एक वर्ग का उसमें लीडरशिप प्रतिनिधित्व होगा, उनके सबके अनुसार वो चीज किया जाएगा। अतः लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता को अधिक से अधिक नागरिकों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, और आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था अनेक रूप ले सकती है। ओके, अगला, सत्ता का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, यह बहुत ज्यादा पूछता है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों। ठीक है, यहां तक तो एकदम आप सबका क्लियर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, सत्ता की साझेदारी, अब है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बांटी जाती है। सत्ता जो होती है वह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बांटी जाती है। कौन कौन से वो अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला हमारा विधायिका है। तो सत्ता जो है सरकार के 3 अंगों के बीच बांटी जाती है, विधायिका के बीच, कार्यपालिका के बीच, न्यायपालिका के बीच, और यही व्यवस्था जो है क्षैतिज वितरण के नाम से कही जाती है, यानी इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, क्योंकि यह सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देती है। यह वितरण सत्ता का ऐसा पृथकीकरण निश्चित करता है, एक इतना अच्छा पृथकीकरण है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। यानी सबको बराबर एक लिमिट है उनकी कि आपका कार्य यहीं तक है,
एक लिमिट कहा जाता है, जहां लिमिट हो वहां सही है, लिमिट क्रॉस ना हो। अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है, यानी चाहे विधायिका कार्यपालिका पे, कार्यपालिका न्यायपालिका पे, न्यायपालिका विधायिका पे, तीनों एक दूसरे पे नजर रखे रहते हैं। तो ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था क्षैतिज वितरण कहलाती है हमारा, ठीक है। तो इससे विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या होता है, संतुलन हमारा बना रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि यह जो व्यवस्था है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है, और ये जो क्षैतिज सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है उसे हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे पे, ठीक है, निरीक्षण करते हैं। तो ये बहुत मजबूत अंग माना जाता है। अब आता है आपके जैसे में हम देख लें, अगर न्यायाधीशों की बात कर लें, हम जजों की बात कर लें, तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह कार्यपालिका द्वारा की जाती है, लेकिन कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण न्यायाधीश ही रखते हैं। बताइए, नियुक्ति न्यायाधीश करते हैं कार्यपालिका के, लेकिन कार्यपालिका के कार्य और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण न्यायाधीश ही रखता है। तो ये चीजें आप, यानी कि निगरानी पूरी बनी हुई एक दूसरे की। अब आता है ऊर्ध्वाधर विभाजन, जिसे हमारे देश में तो दोनों प्रकार के विभाजन है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। बेल्जियम में ऊर्ध्वाधर विभाजन है, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, ध्यान दीजिएगा, संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, काफी ये विभाजन आप वास्तव में अगर अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, कहोगे वास्तव में ये जिस देश में ऐसा सरकार का विभाजन होगा उस देश का लोकतंत्र काफी स्ट्रांग होगा, बहुत मजबूत होगा। क्या रीजन है, सुनना, कि सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। हर एक एक स्तर लेवल पे एक प्रकार की गवर्नमेंट है। जैसे संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य सरकार है जिसे हम कहले केंद्रीय सरकार, ठीक, और क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर पर भिन्न भिन्न सरकार। अब हमारे देश में हमारे केंद्र सरकार के मुखिया कौन है, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, मोदी जी हैं। अब प्रांतीय स्तर, राज्य स्तर पे देखें तो अलग गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश के अलग हैं मुख्यमंत्री जी, बिहार के अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, और हमारे, ठीक है, राजस्थान के अलग हैं। तो आप इतने हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आप सबको तो पता होगा कि किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं। हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो शिवराज सिंह चौहान जी, अगर हम हरियाणा की बात कर लें मनोहर लाल खट्टर जी, अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो अशोक गहलोत जी। तो ये आपको ये क्या लगता है, बिहार के नीतीश कुमार जी। तो ये सारे लोग क्या है, अलग अलग, ये अपना एक अलग गवर्नमेंट रखते हैं। अगर उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो फिर क्या होता है, तो संपूर्ण देश के लिए ऐसी सामान्य सरकार को हम संघीय सरकार कहते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहे, चाहे संघ सरकार कहें, चाहे केंद्र सरकार कहें। अब भारत में हम इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं, ये भी लोग क्लियर है। प्रांतीय स्तर की सरकार विभिन्न देशों में नाम से, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। ऐसे बहुत से देश हैं जहां प्रांतीय या राज्य सरकार नहीं होती, ऐसे बहुत देश है जहां प्रांतीय या राज्य सरकार नहीं होती। ये देश जहां हमारे देश की तरह सरकार के विभिन्न स्तर हैं, वहां सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण जो है स्पष्ट संविधान करता है। हमारे यहां अलग अलग जैसे बंटवारा है हर राज्य में, कई देशों के राज्यों में सरकार नहीं है, वह उन राज्यों की सरकारों को संविधान के अनुसार चलाया जाता है, ठीक है। इसे सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। यह बेल्जियम में पाया जाता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहां पाया जाता है, बेल्जियम में, श्रीलंका में नहीं पाया जाता। इसे शक्ति का संघीय विभाजन भी हम कह सकते हैं। अब ऐसे ही सिद्धांत सरकार में निम्नतम स्तर में भी प्रचलित किए जा सकते हैं, जैसे में हम नगर पालिका और पंचायत। तो नगर पालिका यानी एक
ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब ही एक तरीके से समझ लीजिए कि एक छोटे स्तर से ये लेवल बढ़ता चला जा रहा है, हर एक जगह एक अलग प्रकार की सरकार है, तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण है। निम्न से लेकर उच्च स्तर तक हर जगह एक अलग अलग प्रकार की सरकार कार्य करती है। तो ये सरकार का जो वितरण है वह क्या कहलाता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं इसे। सामुदायिक सरकार की बात कर ले। समुदाय क्या होता है? एक वर्ग विशेष की सरकार, ठीक है। तो सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी बांटा जा सकता है, जैसे धार्मिक, भाषाई समूह। अब बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो सामुदायिक सरकार वह सरकार है जो एक व्यक्ति विशेष सामाजिक समूहों का एक अंग है। कुछ देशों में संवैधानिक और कानूनी रूप ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ जगह ऐसे भी देश हैं जहां पे हमने अलग अलग समुदायों की यानी अलग अलग कम्युनिटी की गवर्नमेंट बना रखी है। आपने देखा होगा अगर बेल्जियम में ही, तो बेल्जियम में क्या था? सत्ता की साझेदारी तो हुई, लेकिन सत्ता की साझेदारी के साथ साथ वहां पर आपने देखा कि फ्रेंच भाषी लोगों की एक अलग सरकार थी, डच भाषी लोगों की एक अलग सरकार थी। वो अपनी संस्कृति को अलग अपने तरीके से बढ़ावा दें, और डच लोग अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को अलग तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, उनको अलग से भी छूट थी, ठीक है। जिनके द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं का विधानमंडलों में प्रशासन में प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गठबंधन, ठीक है। गठबंधन की सरकार क्या होती है? ठीक है, ज्वाइंट गवर्नमेंट। ये आपको जानना जरूरी है। हमने आपको एक दिन बताया था मेरे प्यारे बच्चों, आप कहते हो कि क्या राजनीति है। हमने एक दिन कहा कि अभी आप छोटे हो, अभी 10 में पढ़ रहे हो, चीजें सीखनी है। और हमने ये भी कहा कि एक महान, ठीक है, राजनीतिज्ञ ने बात कहा है कि हम राजनीति में रुचि ले या न ले, राजनीति हमारे में रुचि लेती है। तो ये तो सत्य है। अभी आपको नहीं समझ में, आगे चल के चीजें आप समझोगे। तो उससे पहले समझो गठबंधन की सरकार क्या होती है। देखो, जितने हमने आपको उस दिन क्लियर किया था कि अगर हमें मान लीजिए अभी 2024 में चुनाव होने जा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जिस पार्टी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आपके लोकसभा सदस्य की संख्या जिसके पास सबसे ज्यादा होगी, उस पार्टी का एक लीडर चुना जाएगा और उसे देश का पीएम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 2/3 बहुमत पाता है, जितने भारत में सांसद की सीट है, लोकसभा सदस्य की सीट है, अगर उसमें वो 2/3 बहुमत उसके पास है, तो वो पार्टी अकेले दम पे सरकार बना लेगी। लेकिन अगर उस बहुमत के आंकड़े से, मान लो आंकड़ा हमें पाने के लिए हमें चाहिए बच्चा, मान लो हमें 290 चाहिए, ठीक है, ये मान रहे हैं हम आपको एग्जैक्ट कोई रेशियो नहीं बता रहे हैं। किसी पार्टी के पास ये 290 लोकसभा सदस्य आ जाते हैं, तो वो पार्टी अकेले दम पे सरकार बनाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन जब वो सरकार के पास इतनी सीटें नहीं हो पाती हैं, तो क्या करती है, अन्य पार्टी के लोगों से, मान लो 290 की जगह इसके पास 240 सीटें ही हैं। अब ये सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि इसको कितना, कम से कम कितनी सीट चाहिए, 290। तो क्या करेगी, अब सोचेगी किस पार्टी के पास इतनी लगभग सीटें हैं, तो वो जरूर है कि एक ही पार्टी से मिले। मान लो 5 पार्टियां, जिसके किसी के पास 4 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 12, ऐसे कहे कि चल भैया तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुमको मंत्री, तुम्हारे 2 लोगों को मंत्री बना देंगे, जिसका ज्यादा आएंगे उसका 3 लोगों को मंत्री बना देंगे। तो ये लालच देके अब इनको अपने साथ जोड़ के अपना आंकड़ा वो 290 क्या करेगी, पार कर लेगी, ठीक है। और इस प्रकार की जो सरकार बनेगी, तो क्या हुआ, वह उसमें ज्वाइंट होगा, उस 240 में जाके क्या हुआ, ज्वाइंट होता चला गया। तो इस प्रकार की सरकार को ही हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है बच्चा। इतना तो समझने के लिए काफी था। अब ध्यान दीजिएगा, तो सत्ता की साझेदारी की जो व्यवस्थाएं हैं
वह राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्षित हो सकती हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रत्याशियों के बीच चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो कोई व्यक्ति कहीं से किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र में यह विकल्प अलग पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। और पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह में केंद्रित न रहे। कई बार सत्ता की भागीदारी का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं, और यह गठबंधन की सरकार होती है, ठीक है। गठबंधन की सरकार का फायदा भी होता है कि कोई भी अपना मनमानी नहीं कर पाता है, ठीक है। पूर्ण बहुमत की सरकार में वो अपने दम पर अब जो चाहे सो कर भैया देश को देखना है, ठीक है। अब विभिन्न हित समूह की बात कर लें। अब हमें इन छोटे छोटे चीजों को भी समझना जरूरी है अगर पावर शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो हमें इन छोटे छोटे चीजों को भी ध्यान देना है। पहला यहां पर है आपका कि एथनिक और जातीय, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन और एथनिक या जाति कहलाता है, जो एक मिला जुली, ठीक है, संस्कृति को मिलाकर अगर जो समाज का विभाजन किया जाता है उसे एथनिक या जाति कहते हैं। दूसरा होता है हमारा सामुदायिक सरकार। तो ऐसी सरकार जो किसी एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाए उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। जो एक किसी भाषाई समूह द्वारा जो सरकार का गठन किया जाता है वो सामुदायिक सरकार होती है। सत्ता की साझेदारी आपको हमने क्लियर कर ही दिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हमें जानना जरूरी है, बहुसंख्यकवाद हमने बताया, लेकिन इसको अपनी भाषा में अब लिखोगे कैसे वो आप ध्यान दे लो, ठीक है। कि वह राजनीतिक विचारधारा, वाद का मतलब विचार ही होता है, तो वह राजनीतिक विचारधारा जिसमें बहुसंख्यक जाति या समुदाय सत्ता पर अमर्यादित ढंग से शासन करे, अमर्यादित ढंग से शासन करे, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अब अगला आता है गृह युद्ध। गृह युद्ध किसी भी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध का रूप ले ले उसे गृह युद्ध कहते हैं। ओके, अगला हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किया गया फैसला युक्तिपरक कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट दबाव समूह क्या होते हैं? जो जो पॉइंट आपने अभी नहीं जाना उनको हम छोटे रूप में जान रहे हैं। जब विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने लगते हैं, अपनी हित पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव डालने लगते हैं, तो ये हित समूह क्या कहलाते हैं? दबाव समूह। ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण हमने क्लियर कर लिया। अब आता है कि अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शासनाधिकार की 3 सूचियों में आवंटन के उपरांत जो शेष बचे रहने वाले विषय है, यानी जो जो विषय हमारे हो चुके हैं उन विषय के अलावा, तो उन्हें हम केंद्र सरकार के अधीन ही मान लेते हैं, ठीक है। संघ सरकार क्या है? तो संघ सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें देश पर शासन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था में ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यह 3 अंगों जैसे ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक समिति और जिला परिषद वाली स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। इसी प्रणाली में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार की सरकार में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में है, ठीक है। तो ये तो आप सबको क्लियर हो ही गया है। आपने सत्ता की साझेदारी को बहुत ही क्लियरली समझ लिया है। आपने समझ लिया कि कैसे बेल्जियम में सत्ता बटी, किस प्रकार का बंटवारा श्रीलंका में हुआ,
क्या रहा बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच बंटवारा, कैसा रहा श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच का बंटवारा, कैसा होना चाहिए था वहां पे, क्या था ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण का प्रणाली, सब कुछ सीख लिए। तो अब तो बारी है प्रश्न के जवाब देने की, तो जरूर बताएंगे। तो करिए फटाफट सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। बिल्कुल हर प्रश्न का जवाब वर्णनात्मक वर्ण जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पूछे बिना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का मजाक बन जाएगा अगर ये प्रश्न न पूछा जाए तो। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क। आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों चाहिए? हमारा प्रश्न यही उठता है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव का अंदेशा है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अलग अलग जो समूह समाज के होते हैं वो आपस में टकराने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई विवाद लेकर खड़े रहते हैं, उनके बीच जो है ये विवाद होने से रहा। अब ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। जब सामाजिक टकराव होते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे उसमें पॉलिटिक्स हो जाती है, तो वो उनको मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता। मैंने समझाया था आपको। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है, ठीक है, वही कहा जाता है। इसीलिए अक्सर देखते हो, ठीक है, क्या होता है, अगर ये भी जान लो जो सबसे बड़ा चोर है, अगर उसी को पुलिस बना दोगे तो जेल पूरी भर जाएगी। पूछो क्यों बच्चा? कि उसे पता है कि चोर चोरी कैसे करता, किन किन तरीकों से बचता है, पक्का वो भर देगा। भाई हम ये नहीं कह रहे कि सारे चोरों को ही, ठीक है, वर्दी पहना दिया जाए, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक अपनी अंदर से वो जग जाता है, ठीक है, अंदर से वो होना चाहिए अपने कर्म को सही करने का तरीका। अब बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को, यानी जो सामाजिक समूह जनसंख्या में ज्यादा है वह कम जनसंख्या वाले, ठीक है, के ऊपर अपने मनमानी करे तो यह हमारे देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसी कारण सत्ता की साझेदारी जरूरी है और सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। अगर वो कम जनसंख्या वाले व्यक्ति का भी कोई नेता किसी पद पर होगा तो वो उनकी सुनेगा, तो लोगों को लगेगा चलो भाई हमारा भी कोई है वहां। हम ही लोगों को अगर हम बाहर कहीं जाते हैं अपना कोई नहीं होता है तो लगता है हमारा यहाँ कोई नहीं, एक परिचित निकल जाता है तो ये साहस हो जाता है यार मेरा भी शहर में कोई है। तो ऐसा ही होना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। एक तो युक्ति पर होना चाहिए, प्लानिंग के तहत जरूरी है, एक उसकी हमारी अंदर से नैतिकता क्या कहती है, सत्ता की साझेदारी। तो भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, ठीक है, भारत की बात करें तो युक्तिपरक कारक क्या है कि भारत जो है एक धनी, भारत क्या है, एक धनी आबादी वाला देश है,
धनी नहीं भाई, घनी है। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा, पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है कि हम सबके लिए एक जैसा कानून बना दें, सबके लिए शांति और व्यवस्था अपनाएं। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है। इसलिए सरकार को क्या है, विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से, और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े, ठीक है, देश को आगे ले जाती हैं। नैतिक कारण, अब इसमें हम देखेंगे लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। यही कारण है, ठीक है। अगले पे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन से, तो गठबंधन सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं, ठीक है। और इसके प्रमुख विशेषताएं, पहला कि गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितना भी हो सकते हैं, ठीक है। भागीदार दल गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। जो दल उनके साथ जुड़ता है उनको भी कुछ ऐसा लालच रहता है, हमको हमारी भी पार्टी के किसी व्यक्ति को मंत्री पद दे दिया जाए या हमारे क्षेत्र में विकास कराया जाए। लक्ष्य सारभूत रूप में कुछ प्राप्ति का हो सकता है या मनोवैज्ञानिक रूप में प्राप्ति का। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है, यानी कि अगर हमारा मन किया तो हम अलग हो गए, सरकार फिर नहीं गिर गई, फिर से चुनाव होगा, तो एक अस्थायी सरकार है। गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। हम कुछ अपना कह के जाते, मनवाते कि ऐसा करोगे तब भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार किसी की नहीं बनेगी। इसमें कठोर सिद्धांतवाद राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता। गठबंधन सरकारें यथार्थवाद पर आधारित होती हैं। गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अगला आते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 हम बात कर लें तो यहां कह रहा है कि सत्ता के बंटवारे के बेल्जियम मॉडल, कौन सा मॉडल? बेल्जियम मॉडल की कुछ मुख्य बातें क्या है, कोई 3 लिखिए। उनमें से हमें 3 बातों का उल्लेख करना है। बेल्जियम मॉडल की बात हो रही है और बेल्जियम मॉडल में से हमें क्या करना है, कोई 3 बातें लिखनी है। तो सत्ता के अगर बंटवारे के बेल्जियम मॉडल की जो बातें हैं वो निम्न है, क्या कि सत्ता में मंत्रियों की समान संख्या। अब बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, पहला शर्त। हेडिंग है यहां। इस प्रकार कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा। दूसरी बात, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार। तो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है में अलग सरकार है और इनमें डच तथा फ्रांसीसी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, बराबर बराबर उनके दोनों दल के नेता हैं, दोनों भाषाई नेताओं का। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में
समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, इसलिए दोनों जगह पे समान लीडरशिप थी, चाहे वो राजधानी में हो चाहे केंद्र में हो। अब अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपकी सत्ता के साझेदारी से जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही, उस प्रश्न का जवाब अब आपके सामने हम देते हैं। श्रीलंका कैसा देश है और श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह को बताइए। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसे कहते हैं? वह धरातलीय स्थल, वह एक ऐसी जमीनी स्थल जिसके चारों तरफ पानी होता है, जो चारों तरफ समुद्र या नदी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। आज जो तीन तरफ से घिरा हुआ होता है पानी से, एक तरफ से पानी नहीं घिरा, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि तीन तरफ से पानी है। अब श्रीलंका में तमिलों के दो उपसमूह हैं, जिनका वर्णन है श्रीलंकाई तमिल। पहला हेडिंग है आपका यहां, श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को ही श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 13% है। श्रीलंकाई तमिलों की संख्या 13% है और यह मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। जो सिंहली भाषा बोलते हैं वो लोग क्या है? बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। अब अगला है भारतीय तमिल। औपनिवेशिक शासनकाल के समय कुछ तमिलों के जो वंशज थे, जब व्यापार लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ अपना निवेश कर रहे थे, उस समय की बात है, तो तमिलों के कुछ वंशज यहां बागान मजदूरों के रूप में आए थे और बाद में यहीं बस गए। इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। ये कुल जनसंख्या का केवल 5% ही है। जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई हैं, जो तमिल और सिंहली दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइन लग गई है। इस क्वेश्चन को मैं देखो क्या करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं तो करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों की, ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों है? मैंने ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण आपको बहुत क्लियरली समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था कि ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है। ये अंतर आया कहां से? तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है? तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा क्षैतिज वितरण में निम्नलिखित अंतर है। पहला, इधर हम दो कॉलम देख रहे हैं, एक तरफ ऊर्ध्वाधर वितरण है और एक तरफ हमारा, ठीक है, क्षैतिज वितरण है। एक तरफ ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरे तरफ क्षैतिज वितरण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मैसेज। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण। अब यहां पे पहला यह लिखा है कि ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। हो गया। अब यहां पर आपका क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। अब लेकिन क्षैतिज वितरण की बात कर ले तो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरा देखें अंतर, तो इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें
सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही स्तर पर होते हैं। ठीक है, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। अगला है कि इसमें निम्नतर स्तर के अंग उच्चतर स्तर के अंगों के अधीन काम करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह है आपका परोक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है। तो परोक्ष लोकतंत्र, पहला इधर परोक्ष हो गया, इधर प्रत्यक्ष हो गया। प्रश्न हमने वही चुने हैं जो आपको एग्जाम में आए और आप लगा जाए। तो परोक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता और सरकार में कोई अंतर ही नहीं होता है। अगर परोक्ष की बात करें तो परोक्ष लोकतंत्र में नागरिकों के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, जैसे भारत। ठीक है, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, क्षैतिज वितरण की तरह। परोक्ष लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराना जरूरी है और इसकी एक जटिल प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके आयोजन में किसी तरह की जटिल प्रक्रिया नहीं होती। अब अगर बात कर ले फिर परोक्ष की, तो बड़े राज्यों के लिए परोक्ष लोकतंत्र ही उपयुक्त तथा संभव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त तथा संभव होते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। यह कह रहा है कि बेल्जियम तथा श्रीलंका सरकार ने जातीय संघर्ष को किस प्रकार सुलझाया। तो बेल्जियम तथा श्रीलंका सरकार ने जातीय संघर्ष को निम्न प्रकार सुलझाया। पहला कि बेल्जियम के नेताओं ने विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रों के हितों तथा भावनाओं को स्वीकार किया, जबकि श्रीलंका सरकार ने बहुसंख्यकवाद के माध्यम से समस्या को सुलझाना चाहते थे। ये अंतर था। अब दूसरा, बेल्जियम के नेताओं ने संघीय ढांचा स्थापित किया, जिसके अंतर्गत संघ सरकार तथा इसके अन्य अंगों के बीच शक्तियों को बांट दिया गया। वही बात अगर श्रीलंका की करें तो श्रीलंका के नेताओं ने एकात्मक सरकार का ढांचा स्वीकार किया था। ओके, बेल्जियम के समाधान ने देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा दिया, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद गृह युद्ध का कारण बन गया। जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या हुआ? गृह युद्ध का कारण बन गया। ओके, तो ये रहा हमारा, इसको तो हम तैयार करेंगे। पहले आप एमसीक्यू देख लीजिए, उसके बाद वर्णनात्मक। तो चलो पहले ये वर्णनात्मक ही देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू पे आएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि बेल्जियम में, बात बेल्जियम की जब आ ही गई है तो बेल्जियम में बात हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है। बेल्जियम में राजनैतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है, संक्षेप में बताइए। ठीक है, इसको आप क्लियर करिए कि वो अलग अन्य देशों से क्यों अलग है बेल्जियम मॉडल। तो हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चीजें हैं आपको वहां पे भाषा ही समूह पे कैसे ब्रुसेल्स में समानता दिखाई गई, कैसे बेल्जियम के अन्य भागों में समान अधिकार दिया गया, सारी बातों को हम रखेंगे। तो बेल्जियम में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा राजनीतिक प्रणाली निम्नलिखित विशेषताओं के कारण प्राय अलग मानी जाती है। ठीक है, वो कारण क्या थे? पहला पॉइंट कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए मंत्रियों की समान संख्या। ठीक है, बेल्जियम संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है
ठीक है, यह हमारा हेडिंग है। पहला कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए मंत्रियों की समान संख्या, यानी कि जो दोनों भाषाई दल थे तो वहां पर यह बात रखी गई कि हर एक दल से हर दोनों भाषाओं के लोगों के में जो होंगे मंत्रियों की संख्या बराबर रखी जाएगी। तो बेल्जियम संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में जो डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या होगी वो समान रहेगी, और कुछ विशेष कानून तभी बनेगा जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। अब ये पहली बात थी कि मंत्री की संख्या, नया कानून भी पारित होता है। मैंने स्पष्ट समझा दिया था कि ये खासियत उसकी रही कि अगर नया कानून भी पारित होगा तो हर भाषा के, जिस भाषा के लोगों की प्रमुखता ज्यादा होगी या दल उनके पक्ष में होंगे तो ही उसको मान्यता दी जाएगी, अदरवाइज उसे रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो बेल्जियम मॉडल का है कि राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां के देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं थी। जैसे भारत में राज्य सरकार क्या होती है, केंद्रीय सरकार के अधीन ही होती है, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। अगला है पॉइंट 3rd नंबर की, अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अनु शुक्ला जी, बिहान जी, आदित्य सिंह, रंजीत पाल जी, आशु सरोज जी, अंशुल सिंघल जी, ये क्लियर बच्चों। कह रहा है तीसरा पॉइंट कि राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर समान प्रतिनिधित्व ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। सामुदायिक सरकार का गठन केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहां एक तीसरे स्तर की सरकार भी है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच और फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हैं इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। जहां पे जर्मन भाषी लोग हैं उनका अलग सरकार है, डच भाषी लोगों की अपनी एक अलग सरकार है, फ्रेंच भाषी, लेकिन उनपे जो अगर मेन सरकार की बात करें तो उनके ऊपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार है। ठीक है, इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है कि उनकी संस्कृति का बढ़ावा कैसे हो, शिक्षा का प्रचार कैसे हो, भाषा का प्रसार कैसे हो, ये अपने द्वारा वो चुन सकते हैं। तो ये बेल्जियम मॉडल था। अब बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, अब जब प्रश्न आपसे कुछ थोड़ा घुमाएगा बेल्जियम के बारे में तो वो प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वो विशेषताएं हैं, पहला कि बेल्जियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, एक समान रहेगी। कुछ विशेष कानूनों में दोनों भाषाई समूहों के, तो ये चीज एकदम सेम वही है जो आपने पहले क्वेश्चन में की, यानी कि आपने क्या देखा कि बस प्रश्न बदला गया है, लिखना हमें वही है, यानी बेल्जियम मॉडल को ही एक्सप्लेन करना है। अब बात श्रीलंका की अगर कर ले तो वहां श्रीलंका की सरकार का क्या कहती है, और उसके पहले हम जानेंगे सामुदायिक और गठबंधन सरकार। ध्यान दीजिएगा, सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर टिप्पणी लिखना है। तो सामुदायिक सरकार क्या होती है ये आपसे पूछेगा, गठबंधन की सरकार क्या होती है। मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर बता दिया बच्चों। ठीक है, वर्णात्मक 1 में आपने इन सारे प्रश्नों का जवाब ले लिया है, लेकिन वर्णात्मक 2 की लिमिट होती है 150 शब्द आपको लिखने होंगे। ठीक है, जहां पे आपको पूरे 6 नंबर मिलेगा बच्चों, 6 नंबर आपको मिलेगा। 150 पेज अगर आप देखें तो लिखने हैं, 150 पेज करें 150 शब्द बच्चे। ठीक है, यानी मैक्सिमम आप मान के चल रहे 1.5 पेज।
ठीक है। अब कह रहा है सामुदायिक सरकार है क्या? तो समुदाय का मतलब होता है एक प्रकार का सामाजिक समूह, एक ही प्रकार के भाषाई लोग, एक ही प्रकार के जाति के लोग जहां रहते हैं वो एक समुदाय कहलाता है। ठीक है, तो वो सरकार की बात हो रही है। तो सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बांटा जा सकता है, जैसे धार्मिक, भाषाई समूह। अब बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। क्या है? कुछ देशों में संवैधानिक और कानूनी रूप से ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं का विधानमंडलों और प्रशासन में प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस विधि को निम्नतर समुदाय को सत्ता में एक उचित साझेदारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार क्या है, इस पर हम बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी की व्यवस्थाएं राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्षित हो सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रत्याशियों के बीच उनके चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी जब एक दल क्या होता है, सरकार बनाने में असमर्थ होता है, उसके पास ठीक है उतने लोकसभा सदस्य नहीं होते हैं जितनी की आवश्यकता होती है, तो उसके वो दूसरी पार्टी से समर्थन लेता है और वो समर्थन एक शर्त पे आधारित होता है। जो पार्टी जुड़ती है वो किसी शर्त के साथ आपसे गठजोड़, वही गठजोड़ करती है, यानी वही गठबंधन होता है, तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, अब आगे जानने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे आपके उन एमसीक्यू क्वेश्चन को। देखते हैं इनमें से कौन से बच्चे सबसे पहले बताएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो क्या आप रेडी हो आप सभी लोग? अर्पिता कुश जी, आशु सरोज जी, सीपी वर्मा जी, अभय जी, अनु शुक्ला जी, बिहान, बताइए क्लियर बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए, आगे बढ़ा जाए। तो क्या आप रेडी हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए? चलिए, आशु सरोज जी यस सर रेडी हैं, और गर्ग जी रेडी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखा जाए सबसे पहले ऑप्शन कौन, पूरे ऑप्शन लेने के बाद, बोलने के बाद ही आपको चुनना है। ठीक है, अर्पिता कुश जी, ठीक है, अनुदिति, दिवाकर यादव जी, सीपी वर्मा जी, आशु सरोज जी, चलिए गर्ग जी एम रेडी। बहुत अच्छे बच्चे आप, बहुत ही अच्छा पोल करना है। फटाफट जो सबसे पहले बताएगा ऑप्शन बोलने के बाद। ठीक है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। बताइए, आप बताइए बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, कॉन्टिनेंट में स्थित है? बताइए, बेल्जियम की बात कर रहे हैं बच्चा, फटाफट जवाब दो। सबका जवाब बहुत तेजी से आना चाहिए। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है बताओ? जवाब आ नहीं रहे बच्चे। आदित्य सिंह जी, आशु सरोज का कहना है सर ए होगा, और ये बिल्कुल सही जवाब है, यूरोप। बिल्कुल यूरोप को लॉक किया जाए भाई। चलिए अगला आते हैं, बिल्कुल अरुंधति जी, आशु सरोज जी, सीपी वर्मा जी, गर्ग जी, अर्पिता कुश जी, दिवाकर यादव जी, बिल्कुल सही है। पहला जवाब आपने दिया था आशु, ठीक है, सबसे पहला जवाब जो आया था वो आशु सरोज के द्वारा था। ये जवाब किसने दिया था? ये जवाब दिया गया था आशु सरोज के द्वारा। ठीक है, आशु सरोज ने ये जवाब दिया है, पहले प्रश्न का जवाब आशु सरोज के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अलावा लगती है नीदरलैंड से, लग्जमबर्ग से, जर्मनी से, कि ये सभी से? इसका जवाब दीजिए।
बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अलावा लगती है? प्रश्न नंबर 2, बताइए। प्रश्न नंबर 2 का बताना है, 2 लिखकर, ठीक है। मोस्ट वेलकम ऑफ सरोजी, बताइए बच्चों। देखिए आंसू सरोज इस बार फिर कह रहे हैं ऑल। उसके बाद गर्ग जी ने कहा है बहुत अच्छे, आंसू सरोज वंस अगेन, इन्होंने कहा है ऑल, ठीक है। इसके लिए लेकिन इन्होंने अब आपको प्रश्न नंबर के 7 ऑप्शन लिखना है, ठीक है। तो आंसू सरोज के बाद आंसू सरोज ने इसका जवाब भी पहले दिया, उसके बाद गर्ग ने। अब गर्ग का नाम तो नहीं मालूम, तो भाई यही रहे। अब इनका जिनका नाम सही नहीं रहेगा वो भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नाम अपना बताइए। बेल्जियम में वर्ष 1970 और 1993 के बीच संविधान में कितनी बार संशोधन हुए थे? 2 बार हुए थे, 4 बार हुए थे, 3 बार हुए थे, 5 बार हुए थे? इसका जवाब दीजिए। जितने लोग देख रहे हो फटाफट जवाब दो। प्रश्न नंबर 2 के साथ जवाब देना है आपको। फटाफट जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों। जवाब आपका बहुत तेजी के साथ आना चाहिए, ठीक है। बताइए, अभी देखिए जवाब आने शुरू हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 का जवाब आपसे पूछा जा रहा है। कितनी बार संशोधन हुए? गर्ग जी कह रहे हैं 3 का ए, लेकिन आपका नाम 3 का ए, आंसू जी 3 का ए, अर्पिता कुश 3 का ए, सभी बच्चे 3 का ए बता रहे हैं, आदित्य सिंह जी भी। तो चलिए इस तरह से मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ठीक है, आपका ये ऑप्शन गलत है, यहां पे ऑप्शन सही होगा 4 बार। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, 4 बार होगा बच्चा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। बेल्जियम में सरकार के किन समुदायों का प्रतिनिधित्व समान है? डच का कि फ्रेंच का कि औ व दोनों का, किन में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल अ और ब दोनों का। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में सरकार के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप पाए जाते हैं? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार की ये सभी? इसका जवाब दीजिए। 5th का आपका क्या हो जाएगा? बेल्जियम में सरकार में कौन से स्वरूप पाए जाते हैं? बात बेल्जियम की हो रही है, बताइए। प्रश्न नंबर 5 का मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 का आंसू सरोज कह रहे हैं सर ऑल होगा, बिल्कुल सही जवाब है ये सभी। अगला है श्रीलंका, एक द्वीपीय देश है जहां के सामाजिक समूह में सबसे ज्यादा है कौन से? सिंहली है, द्रविड़ है, तमिल है कि कोई नहीं? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन है? वह संख्या जो है किसकी है बच्चों? सिंहलियों की है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 47 में, 1949 में, 1950, 1948। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर किया था कि श्रीलंका जो है वर्ष 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा किसको चुनी गई? सिंहली को, दक्षिणी हिंदी, तमिल को कि द्रविड़ संस्कृत को? ठीक है, तो वो था कौन सा? सिंहली भाषा। ये भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे। किस संगठन द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई थी? उसका नाम तो आपको याद होगा ही, वो कौन सी थी इनमें? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, वो था आपका लिट्टे। ठीक है, अब अगला आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इस लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या होता है? जनता, संसद, राजनीतिक
सत्ताधारी की इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का जो मूल स्रोत कौन होता है? तो जब बात लोकतंत्र की आएगी, जनता की सरकार की आएगी, तो जनता ही होगी। सरकार के विभिन्न अंग क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में हमने आपसे एक्सप्लेन किया था। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो हम यहां पर क्या आ जाएंगे, किसके साथ आ जाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि हमें जहां ऑल दिखेगा ये सभी दिखेगा। अब विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो विधायिका द्वारा जो कानून बनता है उस पर, ठीक है, इसका जवाब आप जरूर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आप पे छोड़ा जाएगा क्वेश्चन, देख सकते हैं। सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहां पाया जाता है? सत्ता या शक्ति का पहला ऑप्शन है आपका, सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूह पाया जाना। क्या है? सामुदायिक सरकार का, कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का, कि पंचायती राज का, कि तृणमूल लोकतंत्र का। सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों में क्या पाया जाता है? विभिन्न सामाजिक समूहों में तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जवाब आपका होगा। उच्चतर तथा निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? उच्चतर और निम्नतर की बात जहां पे होगी, तो मैंने बताया था छोटे से जब ऐसे रेखा जाती है, ऐसे बढ़ती चली जाती है, तो आप क्या देखते हो? इस प्रकार का बंटवारा कौन सा बंटवारा होता है? हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। सरकार के ऊर्ध्वाधर वितरण को यह एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यहां तक तो एकदम क्लियर होगा, एकदम कहीं पर कोई डाउट अब नहीं रह गया। तो अगर हम देखें इसको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपका, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपने सत्ता की साझेदारी समझ ली है, और यह समझ आपको बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी छात्र जो पढ़ रहे हैं उनको आप एक बार पढ़ने के बाद उनको नोट भी करना सीखिए, उनको अपनी किताब खोल के देखिए कि हमें कहां पर क्या बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास जरूर रहना चाहिए मेरे बच्चे, इतनी मेहनत, ठीक है। तो अब जाते जाते यही कहूंगा, प्रैक्टिस आपकी, मेहनत है आपकी, जरूर मेहनत करते रहिएगा। तो मैं पीयूष आर्य लेता हूं आपसे गुड लक एंड गुड नाइट।